नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन या श्वसन। तो देखो, हम शुरू करते हैं रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन? तो देखो, रेस्पिरेशन यानी श्वसन जो होता है, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना, ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना व CO2 को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया, उसे हम क्या कहते हैं? CO2 को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की डेफिनेशंस की, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि श्वसन जो मैकेनिज्म है यानी मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जो श्वसन की क्रियाविधि है कि श्वसन होता क्या है, किस प्रकार होता है। श्वसन के अंदर हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण किया जाता है और CO2 गैस को बाहर निकाला जाता है। तो देखो, ऑक्सीजन गैस को जब हम अंदर ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन का यूज होता कहाँ है? तो देखो, जैसा कि अपने जानते हैं कि जो फूड मटेरियल होता है, फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो जब होता है, फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है, तो यहां पे CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखो, फूड मटेरियल यानी भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ जो होते हैं हमारे बॉडी में, जो भी फूड मटेरियल हम इंटेक करते हैं, हम जो भी फूड मटेरियल को हम ग्रहण करते हैं यानी भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं, उन भोज्य पदार्थों के अंदर जब क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है, तो उसे कहते हैं हम फूड मटेरियल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि भोज्य पदार्थों में ऑक्सीजन का घुलना ही क्या कहलाता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण हो रहा है? CO2 और एनर्जी मुक्त हो रही है। तो देखो, इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो भी फूड मटेरियल है, यानी जो भी फूड मटेरियल है, उनसे ही क्या प्राप्त होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा हमें किस रूप में मिलती है? ATP के रूप में मिलती है। और यानी कि हमें ऊर्जा मिलने का एकमात्र कारण है ऑक्सीजन गैस, यानी इसमें ऑक्सीजन गैस का योगदान रहता है। क्योंकि यदि फूड मटेरियल का जो ऑक्सीडेशन होता है उसी के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, यह एनर्जी ATP के रूप में होती है, जिससे हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिजम्स यानी सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होना भी क्या है? इसमें जरूरी है। जब भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होगा तभी उसमें क्या निकलेगी? उसमें से CO2 रिलीज होगी और जो ATP है वो ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो CO2 रिलीज होगी उसको तो हमारे एनवायरनमेंट में हम क्या कर देते हैं? रिलीज कर देते हैं। तो देखो, अगर हम रेस्पिरेशन या श्वसन की परिभाषा को देखें, हम श्वसन की परिभाषा को देखें तो हम श्वसन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर श्वसन की हम डेफिनेशन देते हैं, परिभाषा देते हैं, तो उसे दो आधारों पर दिया जाता है। नंबर एक, संपूर्ण जीव स्तर पर,
संपूर्ण जीव स्तर पर, और दूसरा होगा यहाँ पे कोशिकीय स्तर पर, कोशिकीय स्तर पर। देखो दोनों डेफिनेशंस में क्या होता है, संपूर्ण जीव स्तर पर दें तो हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं के द्वारा या किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी जीव द्वारा बाहरी एनवायरनमेंट से O2 को अंदर ग्रहण करना, O2 को अंदर ग्रहण करना व CO2 का त्याग करना ही श्वसन कहलाता है। एक डेफिनेशन तो ये होगी संपूर्ण जीव के स्तर पर। अगर हम बात करें किसी भी जीव स्तर पर बात करें, संपूर्ण जीव स्तर पर बात करें, तो किसी भी जीव के द्वारा बाहरी एनवायरनमेंट से O2 को अंदर ग्रहण करना व CO2 का त्याग करना ही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है या श्वसन कहलाता है। अगर हम कोशिकीय स्तर पर बात करें, अगर हम बात करते हैं किसी कोशिकीय स्तर पर, कि कोशिकीय स्तर पर जो श्वसन की परिभाषा होती है वो किस प्रकार है, तो देखो कोशिकीय स्तर पर अगर हम डेफिनेशन दें तो किसी भी जीव द्वारा खाद्य पदार्थों के, किसी भी जीव द्वारा खाद्य पदार्थों के, किसी भी जीव द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण व ऊर्जा उत्पादन एवं CO2 के बनने से संबंधित प्रक्रियाएं श्वसन कहलाती है। तो देखो हम दो प्रकार की डेफिनेशन दे सकते हैं कि किसी भी जीव द्वारा बाहरी एनवायरनमेंट से O2 को अंदर ग्रहण करना और CO2 का त्याग करना ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। अगर हम कोशिकीय स्तर पर देखें तो हम क्या कहेंगे, किसी भी जीव द्वारा खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण, किसी भी जीव द्वारा या किसी भी जीव में, हम द्वारा की जगह यहां पे में लगाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, किसी भी जीव में खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण व ऊर्जा उत्पादन एवं CO2 के बनने की क्रिया, बनने से संबंधित प्रक्रियाएं जो होती है वो क्या कहलाती हैं, श्वसन कहलाती हैं। अगर हम देखो ये डेफिनेशन दोनों आपको समझ आई होंगी कि यहाँ पे क्या होता है और किस प्रकार से इसमें प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे श्वसन की परिभाषा दो स्तरों पर दी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्वसन के दोनों प्रकारों के बारे में। श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन, आंतरिक श्वसन। दूसरा होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि बाह्य श्वसन। देखो इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर हम बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, आंतरिक श्वसन की, तो मैं क्या कहूंगा
कि मान लो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट से जो ह्यूमन बीइंग्स है, मनुष्य है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अंदर की तरफ लाना। अब अंदर की तरफ कैसे? मान लो ये खुला एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर हम बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण कर रहे हैं, अंदर ग्रहण कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो क्या होगी? एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होगा? जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर पाए जाने वाली सेल्स जो होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं, उन कोशिकाओं से ऑक्सीजन किस में घुलती है? ब्लड में घुलती है। यानी कि एनवायरनमेंट से जब आपने ऑक्सीजन गैस को, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण किया, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को मनुष्य के द्वारा अंदर की ओर ग्रहण करना, तो कहना क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अगर हम बात करें इंटरनल की, तो इंटरनल में क्या होता है कि हमारी सेल्स जो ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं, उस ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम के अंदर फ्लो करना, जिस कारण हम जानते हैं कि सेल्स जो होती हैं उनमें पाई जाने वाली ऑक्सीजन जब हमारे ब्लड में घुलती है, यानी कि हमने अंदर की तरफ, हमने जो ऑक्सीजन है उसको अंदर की तरफ लिया और वो हमारे ब्लड में घुल जाए, इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम क्या कहेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन। बात करते हैं हम, देखो कंप्लीट किस प्रकार की। अगर बात की जाए यहाँ पे, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि सेल्स द्वारा पर्यावरण से O2 गैस को अंदर ग्रहण करना व CO2 का त्याग करना बाह्य शोषण कहलाता है। देखो कि कोशिकाओं के द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करना है एवं CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? बाह्य शोषण कहते हैं। इसका मतलब है इसमें सेल्स प्लस एनवायरनमेंट, इन दोनों के मध्य O2 व CO2 का विनिमय होता है। बात समझ आ रही होगी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सेल्स द्वारा पर्यावरण से, हमारी जो कोशिकाएं हैं वो पर्यावरण से O2 गैस को अंदर ग्रहण करना, कोशिकाओं के द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करना व CO2 गैस का त्याग करना ही बाह्य शोषण कहलाता है। और इस प्रकार का शोषण जो होता है वो कोशिकाओं और पर्यावरण दोनों के मध्य होता है। इनमें सेल्स और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण में O2 और CO2 दोनों का क्या होगा? विनिमय होगा। अगर बात करें यहां पे हम इंटरनल रेस्पिरेशन की, तो देखो आंतरिक श्वसन, मैंने आपको पहले क्या बताया था? आंतरिक श्वसन जो होता है इसमें तो एनवायरनमेंट प्लस सेल्स का योगदान है। यहां पे इंटरनल की बात की जाए तो इंटरनल में देखो, इंटरनल में ऑक्सीजन का क्या होगा? उपभोग होगा। इंटरनल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? मैंने आपको बताया था फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा, तो हम यहां क्या कहेंगे? हम यहां पे डेफिनेशन दे सकते हैं कि ऑक्सीजन के उपभोग व CO2 व ATP के उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाएं
उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाएं आंतरिक शोषण कहलाती है। यानी कि आपने क्या किया, एनवायरनमेंट से बाहरी एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण किया। ऑक्सीजन गैस जब अंदर गई तो वहां पे उन्हें हमारी सेल्स ने कैप्चर किया। अब देखो, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को हमारी सेल्स कैप्चर कर रही है, ऑक्सीजन अंदर गई, बदले में क्या निकल रहा है हमारे मुख से, CO2 गैस बाहर निकल रही है। तो ये रेस्पिरेशन किस प्रकार का होगा, एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होगा, आपने जो ऑक्सीजन गैस अंदर ग्रहण की थी, उस ऑक्सीजन गैस को अंदर ग्रहण करने के बाद उस ऑक्सीजन गैस का क्या होगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में घुलेगी और हमारे ब्लड के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये प्रोसेस किसमें आएगी, इंटरनल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का उपभोग का मतलब है फूड मटेरियल के ऑक्सीडेशन से। जब फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 और ATP का उत्पादन होगा और उससे संबंधित प्रक्रियाएं जो है वो आंतरिक शोषण कहलाती है। नेक्स्ट देखो, हम बात करते हैं श्वसन के दो अन्य टाइप्स की। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सी श्वसन कहते हैं इसे। और एक होता है, यहां पे दूसरा है अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ANA। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन को कहा जाता है अनोक्सी श्वसन। अनोक्सी श्वसन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अनोक्सी श्वसन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है वो तो क्या कहलाएगी, अनोक्सी श्वसन। और यहां पे होगा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति। यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सी श्वसन की। तो देखो, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन के अंदर जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण
ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी कि देखो जो आपको डेफिनेशन दी गई है कि वह श्वसन जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और यह इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल है आपके प्रोटोजोआ और मेमेलिया। यानी कि देखो एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीश्वसन। या श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है वो ऑक्सीश्वसन कहलाती है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। यानी ग्लूकोज जो कि क्या है, एक ग्लूकोज हम जानते हैं कि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीन चीजें हैं। कार्बोहाइड्रेट हम किसे कहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जो ग्लूकोज है वो कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक मॉलिक्यूल है जिसका ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन जो होता है, कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होना हम ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन। उदाहरण है इसका प्रोटोजोआ और मेमेलिया वर्ग के प्राणियों में इस प्रकार का क्या पाया जाता है, ऑक्सीश्वसन पाया जाता है। अनोक्सी श्वसन की बात करें तो श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम क्या कहेंगे, अनोक्सी श्वसन कहेंगे। और इस प्रकार के श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। कैसे, यानी इसमें ग्लूकोज विघटित होकर, इसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स है, ग्लूकोज विघटित होकर ग्लूकोज टूट जाता है लैक्टिक अम्ल में, ग्लूकोज विघटित होकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और उसमें जो है इसमें ग्लूकोज विघटित होकर लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है विघटित होकर लैक्टिक अम्ल या हम कहेंगे एथिल अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स है वो विघटित होकर लैक्टिक अम्ल या एथिल अल्कोहल बनाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, यानी कि शर्करा का किण्वन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, शर्करा का किण्वन, इसे कहा जाएगा शर्करा का गलती से किचन लिखा गया, सॉरी, फर्मेंटेशन ऑफ शर्करा का किण्वन। तो पूछा जाता है फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शर्करा का किण्वन से आप क्या समझते हैं, तो डेफिनेशन क्या बनती है, देखो जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित होकर, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में विघटित होकर लैक्टिक एसिड या एथिल अल्कोहल बनाता है, तो इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन ऑफ शुगर या शर्करा का किण्वन। एग्जांपल देखो इसके, यानी कि जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है इसका एग्जांपल है यहाँ पे एस्केरिस और टीनिया सोलियम। एस्केरिस और टीनिया सोलियम के अंदर
एस्केरिस व टीनिया सोलियम, इन दो प्राणियों में किस प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाता है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन पाया जाता है। बात करते हैं हम इससे नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखो, बात करते हैं अपने, ये तो हमने बात की नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है रेस्पिरेशन का, कि रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको कितने आधार में बांटा जा सकता है, किस प्रकार से बांटा जा सकता है, ऑक्सीश्वसन क्या होता है, अनऑक्सीश्वसन क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, आंतरिक श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन क्या होता है। तो देखो, अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की देखो, मानव में अगर बात की जाए, स्पेशल मानव में बात की जाए, तो मानव के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में क्या पाए जाते हैं? लंग्स, फेफड़े। मानव में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में पाए जाते हैं फेफड़े, या जो हम कहते हैं, जिसको हम लंग्स कहते हैं। तो देखो, क्या सभी प्राणियों में फेफड़े पाए जाते हैं? जरूरी तो नहीं कि सभी प्राणियों में ही फेफड़े पाए जाएं रेस्पिरेशन के लिए। तो देखो, अधिकतर प्राणियों में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में कुछ विशेष प्रकार के अंग पाए जाते हैं। इससे पहले जैसे मैं आपको एक बात कहूं, श्वसन अलग अलग दो प्रकार का और भी होता है। एक जलीय श्वसन होता है, एक मान लो एक जलीय स्थलीय, एक जलीय श्वसन, दूसरा स्थलीय श्वसन। जल में पाए जाने वाले प्राणी जो होते हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थल पर पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं वो स्थल पर पाए जाने वाली या स्थल में जो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उसका यूज करते हैं। तो देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पे आपके सामने 4 प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में वर्क करता है वो है जनरल बॉडी सरफेस। सेकंड है क्लोम या गिल्स। थर्ड है ट्रैकिया। फोर्थ है आपका लास्ट वन लंग्स। जनरल बॉडी सरफेस को कहते हैं यहां पे शरीर की सामान्य सतह। जनरल बॉडी सरफेस को कहते हैं शरीर की सामान्य सतह। गिल्स को कहते हैं हम यहां पे क्लोम। ट्रैकिया को बोलते हैं यहां पे हम श्वासनली। लंग्स को हम बोलते हैं फेफड़े। तो देखो, वन बाय वन हम इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या है, जनरल बॉडी सरफेस। देखो, जलीय और अर्धजलीय। अनेक जलीय और अर्धजलीय प्राणियों में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो शरीर की सामान्य सतह से होती है। कैसे? देखो, बात करते हैं हम कि अनेक जलीय और अर्धजलीय प्राणी जो होते हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सामान्य सतह होती है। एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं यहां पे कहता हूं अमीबा जो है, अमीबा, केचुआ, फ्रॉग, अमीबा, केचुआ, फ्रॉग, स्पॉन्ज, अमीबा, केचुआ, स्पॉन्ज वगैरह जो हो गए, या स्पॉन्ज की बात हम बाद में करेंगे। इसके अंदर हम यहां पे बात करते हैं अमीबा की। तो देखो, अमीबा में
जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली, केंचुए में क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा, नम क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स यानी कि उपकला कोशिकाओं के द्वारा। इसी प्रकार मेंढक जो कि स्थलीय प्राणी है और जलीय प्राणी भी है, इसमें शरीर की सामान्य सतह के द्वारा शरीर की सामान्य सतह के द्वारा। तो देखो अनेक जलीय प्राणियों और अर्धजलीय प्राणियों में जो श्वसन की प्रक्रिया है, यानी इनमें, या फिर हम ये कह सकते हैं जलीय प्राणियों चाहे अर्धजलीय प्राणियों, जलीय अर्धजलीय वातावरण में या इस एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले प्राणियों में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अमीबा में कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली से गैसीय विनिमय होता है। इनमें किसी भी प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का अभाव होता है, यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, जैसे कि अमीबा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा, केंचुए में क्यूबॉइडल एपिथेलियम यानी शरीर की नम अधिचरण द्वारा जो गैसों का विनिमय होता है। इसी प्रकार मेंढक जो है, अगर बात करें तो मेंढक की नम त्वचा द्वारा भी क्या होता है, यहाँ पे कि मेंढक में नम त्वचा द्वारा जो है वो रेस्पिरेशन होता है। सेकंड की बात करते हैं अपने, देखो पहला देख लो, आप उतार लो, इसको उतारना चाहो तो, कि जनरल बॉडी सरफेस यानी शरीर की सामान्य सतह में जलीय प्राणियों चाहे अर्धजलीय प्राणियों, इनमें विशेष प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, जबकि कुछ जलीय प्राणी अमीबा, केंचुआ, कुछ जलीय प्राणी है जैसे कि मान लो का अमीबा है, केंचुआ, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते जलीय प्राणी है, ये धरती के नीचे पाया जाता है। इसमें जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स के द्वारा, उपकला कोशिकाओं के द्वारा होती है। मेंढक जो है जल में भी पाया जाता है, स्थल में भी पाया जाता है। इसमें रेस्पिरेशन जो होता है शरीर की नम त्वचा के द्वारा होता है। आगे बात करते हैं हम सेकंड में गिल्स की। तो देखो यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट गिल्स। सेकंड जो है वो है गिल्स। अपने जानते हैं कि एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं जलीय प्राणी, एक्वाटिक का मतलब क्या है, जलीय प्राणी। एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं लाइक फ्रॉग, जैसे फ्रॉग क्या, फिशेस, लाइक फिशेस, मछली, इनमें क्या होता है, मछलियों में, इनमें श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिनको हिंदी में कहा जाता है क्लोम पाए जाते हैं। और ये गिल्स कहां पे स्थित होते हैं, गिल क्लेफ्ट में या फेरेंजियल क्लेफ्ट्स में।
गिल दरारें जिन्हें बोलते हैं फेरिंजियल क्लेफ्ट्स। गिल कहाँ पाए जाते हैं? गिल दरारों के अंदर। ये तो हुई बात किसकी? गिल्स की। कि गिल्स जो होते हैं, देखो गिल्स जो है जलीय जंतुओं के प्रमुख श्वसन अंग होते हैं, यानी कि ये जलीय प्राणियों के प्रमुख श्वसन अंग है। गिल्स जो है वो जलीय प्राणी या एक्वाटिक एनिमल्स के प्रमुख श्वसन अंग माने जाते हैं, और इन प्राणियों में गिल्स के द्वारा ही क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, या फिर श्वसन की प्रक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। अगर मैं बात करूं कि ऑर्थ्रोपोडा 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 व मोलस्का संघ के प्राणियों में भी कुछ विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं, जिनके माध्यम से क्या होता है यहाँ पे, जिनके माध्यम से श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर हम बात करें गिल्स की, तो देखो समुद्री एग्जाम्पल ले इसकी, सी अर्चिन। सी अर्चिन ले लेते हैं, और या फिर कुछ एनेलिड्स में फिशेज में, इन सभी में क्या पाए जाते हैं? समुद्री अर्चिन या एनेलिड, कुछ एनेलिड्स प्राणी हैं, इनमें भी क्या है? ये क्या करते हैं? ये गिल्स के माध्यम से जल में घुली हुई ऑक्सीजन का क्या करते हैं? यूज करते हैं। यानी कि जो जलीय प्राणी है वो गिल्स के माध्यम से जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, गिल्स वाले पार्ट्स को आप उतार सकते हो, अगर उतारना चाहो तो, कि गिल्स क्या होते हैं? जलीय, अधिकतर जो जलीय प्राणी होते हैं उनके प्रमुख श्वसन अंग माने जाते हैं क्या? गिल्स, जिन्हें हम क्लोम कहते हैं। ऑर्थ्रोपोडा व मोलस्का संघ के प्राणियों में भी कुछ विशेष प्रकार के गिल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया फिशेज, मछली जो होती हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं, जो कि फेरिंजियल क्लेफ्ट्स में स्थित होते हैं। जलीय प्राणी जो होते हैं वो गिल्स के माध्यम से जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तीसरा नंबर बात, थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम किसकी? ट्रैकियल ट्यूब्स की, या ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया को बोला जाता है श्वास नली। देखो ये क्या है? ये हमारी ट्रैकिया है, श्वास नली। इसी प्रकार क्या होता है? इंसेक्ट में, फॉर एग्जांपल स्पाइडर में श्वसन के लिए कुछ पतली नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनके कारण श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। श्वसन की प्रक्रिया
संपन्न होती है। यानी कि जो ट्रैकिया है, श्वास नली है, आगे जाकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है एक सिस्टम बनाती है जिसे बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम या श्वास नली तंत्र। जैसा कि आप देख रहे हो कि इंसेक्ट यानी स्पाइडर्स में श्वसन के लिए कुछ विशेष प्रकार के ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं जिनके कारण श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखो ये जो पतली पतली ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है उनको हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया। और ये ट्रैकिया ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होती है जो मिलकर एक सिस्टम बनाती है जिसे बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो यहाँ पे 3 नंबर पॉइंट हमारा हो गया कि ट्रैकिया जो होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। लास्ट जो बचा है हमारा 4th नंबर, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है हमारा लंग्स। जिसको हम कहते हैं फेफड़े। जैसा कि आप फेफड़ों के बारे में जानते ही हो कि फेफड़े मनुष्य के सबसे महत्वपूर्ण इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ह्यूमन बीइंग्स, फेफड़े जो कि मनुष्य में अधिकतर पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि मानव में जो फेफड़े हैं वो श्वसन का मुख्य अंग माना जाता है। क्यों? तो देखो, जिसकी बात कर रहे हैं हम फेफड़ों की, तो फेफड़े जो होते हैं टेट्रापोड्स के अंदर, टेट्रापोड्स, और बात करें हम यहाँ पे मनुष्य की, इन सभी के अंदर श्वसन के लिए फेफड़े पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों का बता रहा हूं मैं आपको। देखो ये है फेफड़े। इन फेफड़ों के अंदर ये दायां फेफड़ा और ये बायां फेफड़ा, दायां और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा जो होता है 3 लोब से मिलकर बना होता है, 1 2 3, और जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 पालियों से निर्मित होता है। फेफड़ों के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसे कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड, परिहृदय द्रव्य। इसके अलावा जो मानव में फेफड़ों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। दोनों फेफड़े जो होते हैं वो हमारे थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, और दोनों फेफड़ों में श्वास नली जो है वो प्रवेश करती है, जो आगे जाके डिवाइड हो जाती है श्वसनी में, और श्वसनी जो है वो आगे डिवाइड हो जाती है यहाँ पे श्वसनी गाँव में। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक था रेस्पिरेशन, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, कल हम करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम करेंगे कंप्लीट रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ये तो हमने समझ ही लिया रेस्पिरेशन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे,
और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो किन किन अंगों से मिलकर बना होता है, मानव का श्वसन तंत्र जो है वो किन किन अंगों से मिलकर बना है, और इसके अंदर क्या क्या मैकेनिज्म होती है कि हम सांस जब लेते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, जब सांस को बाहर निकालते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, हमारा डायफ्राम किस कंडीशन में फ्लैट होता है और किस कंडीशन में अपनी वापस अवस्था में आ जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।